नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर जो मेरा लास्ट वीडियो था, उसमें हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्वों पर बात कर रहे थे। यानी प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए जो उसकी आवश्यक शर्तें होती है, जिनमें से 3 पॉइंट्स पर हम बात कर चुके थे। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए 2 वादों का होना आवश्यक है। फर्स्ट पूर्वतन संस्थितवाद एवं सेकंड पश्चातवर्ती संस्थितवाद। सेकंड पॉइंट में हमने देखा पश्चातवर्ती वाद में जो प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक हैं, पूर्ववर्ती वाद में भी अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक होने चाहिए। अर्थात 2 वाद जिनकी हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की, पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद, दोनों वादों के जो विवाद्यक हैं या मैटर इन इशू हैं, वे प्रत्यक्षतः और सारतः या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से समान होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में हमने देखा पश्चातवर्ती वाद के पक्षकार वे ही पक्षकार हों या ऐसे पक्षकार होने चाहिए जिनके अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते हों, जो कि पूर्ववर्ती वाद में थे। अर्थात पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दोनों वादों के पक्षकार समान होने चाहिए। ई लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के 4th, 5th और 6th असेंशियल एलिमेंट्स की। प्रांग न्याय के सिद्धांत का 4th असेंशियल एलिमेंट या इसकी 4th असेंशियल कंडीशन है सच पार्टीज मस्ट हैव बीन लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। अर्थात पश्चातवर्ती वाद के पक्षकार पूर्ववर्ती वाद में भी सेम टाइटल यानी उसी हैसियत या स्वत्व के अधीन दावा कर रहे हों। अर्थात प्रांग न्याय के लिए यह आवश्यक है कि पश्चातवर्ती वाद में जिस हैसियत या स्वत्व में पक्षकारों ने वाद संस्थित किया, उसी हैसियत में पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती वाद था। यानी दोनों वादों में मुकदमेबाजी करने वाले पक्षकारों की हैसियत समान हो। यदि प्रथम वाद व्यक्तिगत हैसियत में दाखिल किया गया है एवं उसका निर्णय हो गया है तथा उसी पक्षकार द्वारा दूसरा वाद व्यक्तिगत हैसियत की बजाय प्रतिनिधि हैसियत से संस्थित किया गया है, तो यह प्रांग न्याय के द्वारा वर्जित नहीं होगा, चाहे दोनों वादों के पक्षकार समान हैं एवं विवाद्यक यानी मैटर इन इशू भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, कॉमन है। यहाँ उसी स्वत्व या हैसियत से तात्पर्य उसी हित या हैसियत से है जहाँ एक व्यक्ति एक हैसियत से वाद संस्थित करता है या उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है। वहाँ उस वाद में निर्णय उसे दूसरा वाद भिन्न हैसियत से संस्थित करने या उसके विरुद्ध संस्थित किए जाने से नहीं रोकता, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी भिन्न हैसियत से वास्तव में विधि के अनुसार भिन्न व्यक्ति माना जाता है। इस बात को हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए बी के अगेंस्ट एक मृत महंत के वारिस की हैसियत से मठ की संपत्ति के पोजीशन के लिए वाद लाता है। वाद खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उक्त संपत्ति महंत की व्यक्तिगत संपत्ति सिद्ध नहीं हो पाती। ए बी के अगेंस्ट पुनः एक और वाद इस आधार पर संस्थित करता है कि महंत की डेथ के बाद में उसे महंत अपॉइंट कर दिया गया है, इसलिए मठ की संपत्ति का पोजीशन उसे दिया जाए। यहाँ पे जो ये बाद में वाद लाया गया है, जिसे हम पश्चातवर्ती यानी सब्सिक्वेंट सूट कहते हैं, यह प्रांग न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रथम वाद में व्यक्तिगत हैसियत थी, जबकि पश्चातवर्ती वाद में उसकी हैसियत प्रतिनिधि हैसियत है। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के 5th असेंशियल एलिमेंट की। द कोर्ट which decided the former suit must be a court competent to try the subsequent suit or the suit in which
such issue is subsequently raised। अर्थात वह न्यायालय जिसके द्वारा पूर्ववर्तीवाद निर्णीत किया गया पश्चातवर्तीवाद का या उस वाद का विचारण करने में सक्षम होना चाहिए जिसमें ऐसा विवादक बाद में उत्पन्न हुआ है। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 इज़ टू बी read विद दिस कंडीशन। अर्थात सेक्शन 11 के साथ जो 8वां स्पष्टीकरण है उसे हमें इस असेंशियल एलिमेंट या इस असेंशियल कंडीशन के साथ पढ़ना है। ये पॉइंट ये कहता है कि किसी पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पश्चातवर्तीवाद में प्रांग न्याय के आधार पर बाधित तभी होगा जबकि वह न्यायालय जिसने पूर्ववर्तीवाद का विचारण किया था वह पश्चातवर्तीवाद का विचारण करने की क्षमता रखता हो अर्थात बाद वाले वाद में मांगे गए अनुतोष यानी रिलीफ को प्रदान करने में सक्षम हो। विचारण की सक्षमता से तात्पर्य पश्चातवर्तीवाद का विचारण करने के लिए सक्षम होने से है। यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि पूर्ववर्ती न्यायालय की सक्षमता किस समय की देखी जाएगी। प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए सामान्य विधि यह है कि न्यायालय की क्षमता की परख उस तिथि को की जाएगी जिस तिथि को पूर्ववर्तीवाद संस्थित किया गया था। अर्थात यदि पश्चातवर्तीवाद उस दिन संस्थित किया गया होता जिस दिन पूर्ववर्तीवाद संस्थित किया गया था तो क्या वह न्यायालय जिसने पूर्ववर्तीवाद का विनिश्चय किया सक्षम था। यदि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है यानी न्यायालय सक्षम था तो सेक्शन 11 लागू होगी। इसी के साथ स्पष्टीकरण नंबर 8 ये कहता है कि कोई विवादक जो सीमित क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा जो कि ऐसा विवादक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। किसी पश्चातवर्तीवाद में प्रांग न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रयोज्य होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्तीवाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। इस प्रकार इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा कोई विवादक या वाद सुन लिया गया एवं निर्णीत कर दिया गया है। वह विवादक यदि पश्चातवर्ती वाद में किसी न्यायालय के विचारण के लिए आता है तो पूर्व न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रांग न्याय के रूप में प्रयोज्य होगा, चाहे ऐसे पश्चातवर्तीवाद का विचारण करने के लिए पूर्व न्यायालय सीमित क्षेत्राधिकार के कारण सक्षम नहीं है। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के अंतिम आवश्यक तत्व या आवश्यक शर्त की। द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided by the court in the former suit। अर्थात वह विषय जो पश्चातवर्तीवाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवादक है वह न्यायालय द्वारा पूर्ववर्तीवाद में सुना गया हो और वह अंतिम रूप से निर्णीत किया गया हो। अतः प्रांग न्याय की सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि एक निर्णय की विद्यमानता जिसमें अधिकार व दावे को अंतिम रूप से निपटा दिया हो। किसी विषय को पूर्ववर्तीवाद में सुना गया एवं विनिश्चित किया गया से तात्पर्य है कि पूर्ववर्तीवाद में पश्चातवर्तीवाद के विवादक प्रत्यक्षतः एवं सारतः अंतर्विष्ट रहे हों, अर्थात पक्षकारों के बीच में विवादक थे। न्यायालय ने ऐसे विवादकों के संदर्भ में दोनों पक्षकारों के तर्क एवं वितर्कों को सुना हो और या फिर सुनने का अवसर प्रदान किया हो। फिर न्यायालय ने इन तर्कों को इन आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर अपने जुडिशियल माइंड का प्रयोग किया हो तथा निर्णित किया हो एवं न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम हो गया हो, अर्थात ऐसे निर्णय की अपील नहीं की गई हो या फिर अपील योग्य नहीं हो एवं यदि अपील कर दी गई है तो निम्न न्यायालय के निर्णय पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा, बल्कि अपीलीय न्यायालय यानी अपीलेट कोर्ट के निर्णय पर लागू होगा। अतः रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के लिए पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में
इन सभी शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। और यदि पक्षकारों के मध्य कोई विवादक ही नहीं है, यानी मैटर इन इशू ही अगर उनके बीच में, पार्टीज के बीच में विद्यमान नहीं है, और न्यायालय यानी कोर्ट केवल अपनी विचारधारा को निर्णय में उल्लेखित कर देता है, तो वहाँ रेस जुडिकेटा का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह अप्रासंगिक निर्णयों पर भी रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। कोई भी विनिश्चय अंतिम कब होता है? तो कोई भी विनिश्चय अंतिम तब होता है जब उस निर्णय को सुना दिया जाता है एवं ऐसा निर्णय या तो अपील योग्य नहीं है या फिर अपील योग्य है तो अपील नहीं की गई है। किंतु अगर ऐसे निर्णय या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील कर दी गई है तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अंतिमता समाप्त हो जाती है और पुनः वह अपील न्यायालय के विचाराधीन हो जाता है तथा अपीलीय न्यायालय का विनिश्चय रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा, न कि विचार न्यायालय का विनिश्चय। इस प्रकार आज हमने बात की प्रांग न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्वों की या फिर रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को लागू करने के लिए असेंशियल कंडीशंस की या इस सिद्धांत के आवश्यक तत्वों की। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।